हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। पेपर 1 की हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आज हमारी उसकी नेक्स्ट क्लास है। क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। लर्नर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जो सीखते हैं, जो सीख रहे हैं, वो स्टूडेंट होते हैं लर्नर। तो एक व्यक्ति जो है वो हमेशा लर्नर रहता है, चाहे वो टीचर भी बन जाए तब भी वो कुछ ना कुछ तो सीखता है। जो सीखने की प्रक्रिया है उसको कहा जाता है कि ये प्रक्रिया जो है वो बूम टू टूम चलती है। बूम का मतलब क्या होता है? गर्भाशय, जहां पर बच्चे का भ्रूण होता है, जहां उसका जन्म होता है। और टूम का मतलब होता है जब वो मर जाता है तो वो जो उसका आखिरी पड़ाव होता है वो टूम कहलाता है। तो बूम से टूम तक चलने वाली प्रक्रिया होती है लर्निंग, है ना। तो जो सीखने की प्रक्रिया है, सीखना मतलब अधिगम, हिंदी में क्या कहा जाता है? ऐसे अधिगम। अधिगम की जो प्रक्रिया है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसको कहेंगे हम क्या? अधिगम कर्ता। अधिगम कर्ता का मतलब लर्नर। अधिगम कर्ता की विशेषताएं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर हिंदी में लिखती हूँ तो मैं उसे इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूंगी, और इंग्लिश में लिखती हूँ तो हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगी। थोड़ा सा एफर्ट आप लोग भी लगाइएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। दोनों भाषाओं में अगर मैं लिखने लगी इधर ना तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, उतना ज़्यादा लंबा समय आप भी नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। कहीं कंफ्यूजन हो, कोई शब्द जो है वो नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अधिगमकर्ता की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जो यूनिट है वो क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड जो हमारी यूनिट है, और उसमें हमें समझना है कि एक टीचर के बारे में तो हमने कल समझा, आज हम ये समझेंगे एक लर्नर है उसे कैसा होना चाहिए, किस तरीके से उसकी विशेषताएं होंगी तो एक अच्छा लर्नर बनेगा। क्योंकि दोनों ही प्रोसेस होंगी ना, तभी काम अच्छा चलेगा। टीचर अच्छा है लेकिन विद्यार्थी अच्छा नहीं है तो टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया अच्छी नहीं चल पाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं क्या क्या आधार है इसको समझने के लिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एंड सोशल एट्रीब्यूट्स, मतलब क्या होता है कि पर्सनल का मतलब क्या होगा? व्यक्तिगत, ठीक है। व्यक्तिगत का मतलब अगर एक बच्चा है वो व्यक्तिगत फॉर्म में कैसा है, उसका अपना नेचर कैसा है, ठीक है। सोशल का मतलब हो जाएगा सामाजिक, वो जिस एरिया में रह रहा है, जिस समाज में उसका जन्म हुआ है, जिस समाज या जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, उसका कितना फर्क पड़ता है उस पर। तो उन सारे ही आधार पर लर्निंग की जो प्रक्रिया है या लर्नर की जो विशेषताएं हैं वो किस तरह से प्रभावित होती है, ये देख लेते हैं। तो देखिए, एज यहाँ पर बड़ा फैक्टर होता है। छोटा बच्चा है, कम एज का है, और अगर उसको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिल रहा है, कहते हैं शुरू से लेकर मतलब जन्म से लेकर 5 वर्ष तक बच्चा बहुत तेजी से कोई भी चीज है ना उसको अडॉप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है। तो अगर हम उस एज ग्रुप में स्टूडेंट्स को या बच्चे को बहुत अच्छी बातें सिखाएं, अच्छी चीजें सिखाएं, तो वो बच्चा बहुत तेजी से अपने अंदर उस चीज को समाहित कर लेगा और उसका असर उसके अंदर जीवन पर्यंत रहेगा। तो छोटी एज में बच्चा कहाँ रहता है? पर्सनल घर में ही रहता है ना, घर का और वातावरण का उसमें फर्क पड़ता है। मोटिवेशन कहाँ से मिलता है उसको? मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरणा, अभिप्रेरणा। बच्चे के अंदर जो सबसे अच्छा मोटिवेशन है उसे घर से मिलता है, इन्वायरमेंट से मिलता है, सोसाइटी से मिलता है। और एक्सपेक्टेशन, उसके अंदर जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी डेवलप होती हैं उसकी पर्सनल क्षेत्र में। और उसके बाद में वेरियस एनवायरमेंटल एक्टिविटीज, जो भी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज होती हैं उससे भी फर्क पड़ता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि अगर एक स्टूडेंट है, एक ही बच्चा है, ठीक है, उस बच्चे की सपोज कीजिए एक जगह ऐसी जगह परवरिश हो रही है जहाँ का वातावरण बहुत ही सौहार्दपूर्ण है। उसने कभी जिंदगी में जो अपने बचपन में कभी अपने घर में किसी को लड़ते झगड़ते नहीं देखा, अपनी सोसाइटी में किसी को लड़ते झगड़ते नहीं देखा, और उसका जो जीवन है, मतलब उस वक्त का जो जीवन है वो बहुत ही स्मूथली चल रहा है। उसे जो चाहिए उसे मिल रहा है, उसको अच्छा वातावरण मिल रहा है, अच्छे लोगों से उसका कांटेक्ट हो रहा है। तो उस बच्चे की जो ग्रोथ होगी वो किस तरह से होगी। और अगर मान लेते हैं एक ऐसा बच्चा है जिसकी जो एनवायरमेंटल स्थिति है वो बहुत खराब है, टॉक्सिक है, लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, सोसाइटी का एनवायरमेंट बहुत ही ज्यादा पेनफुल है, बच्चे को खाना टाइम से नहीं मिलता है, उसको जो भी उसकी डेली नीड्स की चीजें होती हैं वो भी उसे नहीं मिलती हैं, उस बच्चे की ग्रोथ क्या होगी? वो किस तरह से चीजों को सीखेगा, किस तरीके से लेगा? तो इसका बहुत फर्क पड़ता है बच्चे पर, बहुत फर्क पड़ता है लर्निंग की एबिलिटीज पर, लर्निंग की प्रक्रिया पर, बच्चे के मन पर, मस्तिष्क पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं जो लर्नर की जो पर्सनल और सोशल स्थित है, मतलब स्थितियां हैं, वो बच्चे पर फर्क डालती हैं।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके अलावा कि जैसे ही बच्चे का जो ये पर्सनल इफेक्ट है या सोशल इफेक्ट है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। कैसे? पहले तो एडल्ट लर्नर की बात करें हम या फिर यंग लर्नर की बात करें। यंग का मतलब क्या होगा? बच्चा जब एडल्ट ना हो। आपको मैं साइकोलॉजी जब पढ़ाऊंगी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसमें मैं आपको बताऊंगी किस मतलब एज ग्रुप का बच्चा जो रहता है वो किस एज में, शैशवावस्था में रहेगा, फिर बाल्य अवस्था में रहेगा, फिर आपका किशोर अवस्था में जाएगा। तो जब बच्चा किशोर की अवस्था से ऊपर चला जाता है, मतलब 18 साल से ऊपर चला जाता है, तो वो किस में फॉर्म में आ जाता है? एडल्ट में आ जाता है, बड़ा हो जाता है, विकसित हो जाता है, मानसिक उसका जो है वो विकास हो जाता है। और जब वो यंग अवस्था में रहता है, बाल्य अवस्था में रहता है, तो वो यंग लर्नर है। तो दोनों की लर्निंग में, मतलब दोनों की सीखने की प्रक्रिया में आपकी जो सोसाइटी है या फिर उसका जो व्यक्तिगत नेचर बन गया है अकॉर्डिंग टू उसका सराउंडिंग, है ना, हमारा जो नेचर है वो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो ये होता है कि जन्मजात हमारी कुछ विशेषताएं होती हैं जो हम जन्म से लेकर आते हैं, ठीक है। जब हम पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक तो वो होती हैं और दूसरी होती हैं जो हम अपने जो व्यक्तिगत हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं उसकी वजह से हमारी जो विशेषताएं हैं या पर्सनालिटी है वो डेवलप हो जाती है। हमारे जो कड़वे और मीठे जैसे भी अनुभव होते हैं सोसाइटी को लेकर, उस तरीके की हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। तो उन सभी चीज़ों के बाद एक एडल्ट लर्नर बनता है जो सारी चीज़ें अपने अंदर समाहित कर रखा है। और ये जो है वो क्या है? एक बच्चा है। कितना फर्क पड़ता है? ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड का मतलब वो समस्या देखता है, पहले समस्या को देखेगा। जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन दिया गया उसे सॉल्व करने के लिए या फिर उसे कोई क्वेश्चन समझाया जा रहा है, तो पहले वो क्या करेगा? उसमें जुड़ी हुई समस्या को समझने की कोशिश करेगा, समस्या को समझेगा और उसके बाद फिर उसके सॉल्यूशन पर जाएगा। तो पहले वो प्रॉब्लम को देखता है। फिर क्या होता है? रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, मतलब इसके बाद जो रिजल्ट आएगा ना उस पर भी उसकी नजर होती है कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ, ये जो मैं सीख रहा हूँ, इससे क्या फायदा होने वाला है, इससे क्या रिजल्ट आएगा। अगर उसे रिजल्ट में लगता है कि हाँ बहुत अच्छा है, मेरा बेनिफिट होगा, तो वो उस प्रॉब्लम को और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आता है सेल्फ डायरेक्टेड होता है, मतलब बहुत हद तक थोड़ा बहुत गाइडेंस, थोड़ा बहुत काउंसलिंग वो बाहर से लेता है, लेकिन सेल्फ डायरेक्टेड होता है क्योंकि अडल्ट हो चुका है, सोचने समझने की शक्ति उसके अंदर आ गई है, फिजिकली भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है उसका शरीर। तो वो अपनी जो स्थितियां हैं उनसे खुद निपटने और उसके साथ साथ में अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने के तरीकों को इजाद करने की कोशिश करता है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, मतलब जिम्मेदार हो जाता है। एक बच्चा अगर छोटा है तो उसने कहा, माँ बाप कहते बेटा पढ़ लो, एग्जाम है, तो बच्चा मन होगा तो पढ़ेगा क्योंकि उसे नहीं मालूम है कि मेरे पढ़ने से या पास हो जाने से मुझे क्या फायदा है। वो तो खेल खेल में पढ़ लेगा, नहीं मन होगा तो नहीं पढ़ेगा। लेकिन एक एडल्ट है और उसको बुखार भी है, ताप भी है, फीवर भी आ रखा है, उसके बाद भी उसको पता है कि 2 दिन बाद मेरा पेपर है, इसको पढ़ने नहीं और इसमें क्लियर हो जाने से मुझे ये फायदा होगा, ये जॉब मिल जाएगी, तो चाहे बुखार की गोलियां खा खा के वो पढ़े, लेकिन वो पढ़ेगा क्योंकि वो जिम्मेदारी समझ रहा है अपनी, है ना। तो ये डिफरेंस हो जाता है एक एडल्ट लर्नर में और एक यंग लर्नर में। अब यंग लर्नर कैसा होता है? सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, मतलब उसके सामने कोई आधार होगा पढ़ने का ना, तभी वो उस सब्जेक्ट को पढ़ेगा, निराधार वे में नहीं पढ़ेगा, ठीक है। मतलब कॉन्क्रीट चीजों पर जाएगा, मतलब जो चीज ठोस रूप में उसे दिखाई दे रही है ना उस चीज पर जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन वो नहीं कर पाता है। फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, मतलब बच्चे को भविष्य दिखाया जाता है। देखो अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो तुम इंजीनियर बन सकते हो, देखो तुम डॉक्टर बन सकते हो, देखो तुम ये बन सकते हो। तो वो थोड़ी फ्यूचर में अपनी कल्पना करने लगता है कि हाँ मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, उसके बाद मेरे पास ये होगा, वो मतलब इस तरह से वो समझता है अपनी बातों को। फिर उसके बाद में एक्सेप्ट न्यू इन्फॉर्मेशन, वो सबसे अच्छी बात होती है एक यंग लर्नर में कि वो हमेशा नई चीजों को सीखने के लिए रेडी रहता है। उसके पास नए एक्सपीरियंसेस जितने भी दिखाए जाएंगे, नए गेम्स दिखाए जाएंगे, उनको सीखने के लिए वो तैयार रहता है। और आपको इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं। आपके घर में कोई भी छोटे बच्चे हों, उनको एक बार आप थोड़ा सा बारीकी से ऑब्जर्व करोगे ना, आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी।
फिर आ जाता है डिपेंडेंस ऑन अदर। बच्चा जो है वो हमेशा सीखने के लिए, समझने के लिए, क्या उसे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसके लिए किस पर आधारित होता है, वो दूसरों पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये लर्निंग की जो पहली स्टेज है वो आपको समझ में आ गई। जो फर्स्ट होती है किस पर आधारित होती है, व्यक्तिगत रूप में और सामाजिक रूप में जो उसके पास में होता है एनवायरमेंट, उस पर आधारित होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग स्टाइल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल का मतलब सीखने की तरीके, किस प्रकार से सीखा जा रहा है, सीखने को किस तरीके से सिखाया जा रहा है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं, एक एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ, अपने पुराने अनुभवों से बता रही हूँ कि मेरी क्लास में, मुझे जब मैं 10th क्लास में थी, तो हमारे हिस्ट्री के टीचर जो थे वो किस तरह से पढ़ाते थे, वो आते थे और पढ़ाने के लिए क्या कहते थे कि बुक खोलो और ये लड़की रोल नंबर 1 वाली पहला पैराग्राफ पढ़ेगी, फिर दूसरा पैराग्राफ पढ़ेगी, तीसरी पैराग्राफ पढ़ेगी। इस तरीके से 3-4 क्लासेस में हम लोग सिर्फ क्या करते थे, बुक रीडिंग करते थे। और उसके बाद वो बैठे रहते थे और बुक रीड हो जाती थी। उसके बाद फिर क्या कहते थे, क्वेश्चन देखो पीछे कौन कौन से क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन का पहले पैराग्राफ्स में 5वीं लाइन से 8वीं लाइन तक आंसर है, फिर उसके बाद 10वीं लाइन से 18वीं लाइन तक, यहाँ तक आप आंसर लिख लो। तो हम लोग घर जाके वो सारा का सारा अपनी नोटबुक में उतार लेते थे और हमारा यूनिट जो है वो खत्म हो जाता था। लेकिन साल के अंत में जब परीक्षा होती थी तो क्या होता था, रट्टा मारना पड़ते थे, और रट्टे पे रटे नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर समझ में कुछ नहीं आया है तो आप कितना भी याद करने की कोशिश करोगे आपको याद नहीं होगा। वहीं जब हमें और दूसरे टीचर मिले, वो इस तरह से हमें हिस्ट्री पढ़ाते थे जिस तरीके से कहानी सुना रहे हों, जैसे वो कहानी सुना रहे हैं और हमें ऐसा लगता था सामने एक पिक्चर चल रही है और हम उनके किरदारों को सामने चलते हुए देख रहे हैं। तो वो जब पढ़ाते थे उसके बाद जब हम आखिरी में एग्जाम देने जाते थे तो याद किया हो या ना किया हो, चलो सन-वन थोड़े याद करने पड़ते थे, लेकिन हमें सारी बातें पता होती थी कि उसने क्या किया था, कैसे किया था, किस तरह से किया था। तो दोनों ही पढ़ाने के तरीके जो हैं वो अलग हैं, दोनों में ही सीखने का जो प्रोसेस होगा वो अलग होगा। तो यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया बहुत असर करती है बच्चे की लर्निंग पर। ठीक है, तो अब देखिए किस किस प्रकार से सिखाया जा सकता है। पहले तो हो जाता है विजुअल। विजुअल का मतलब क्या हो जाएगा, दिखाकर। मतलब अगर मैं आपको कोई भी चीज विजुअली दिखा रही हूँ तो आपको वो चीज याद रहेगी, है ना। ऑडिटरी मतलब हो जाता है सुनने के माध्यम से। ठीक है, ऑडिटरी का मतलब हो जाएगा साउंड, आपको मतलब सुनाया जा रहा है। यहाँ पर क्या हो गया, देखना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुनना। मतलब आप साउंड सुने। अगर मैं आपको बुलाऊं, मेरी एक छोटी सी बेबी है, अलेक्सा से बोलती है काऊ साउंड, तो वो काऊ बोलती है ना, तो उसको काऊ का साउंड पता हो गया है। लॉइन किस तरह से बोलता है उसका साउंड पता हो गया। तो ये सुनना समझ में आ जाता है, बच्चा सीख जाता है उससे। फिर आ जाता है इंट्यूटिव। इंट्यूटिव मतलब हो जाता है इनसाइट। इनसाइट का मतलब अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि के माध्यम से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। कोहलर का जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें आपने पढ़ा होगा कि केले का जो बंच है वो ऊपर टांग दिया जाता है और उसके बाद में एक चिंपैंजी को दरबंद किया जाता है। चिंपैंजी के अंदर इनसाइट ही तो आती है कि मुझे इस पे बॉक्स पे खड़ा होना चाहिए, एक छड़ी को लेकर ऊपर से निकालना चाहिए, तो वो केला जो है वो नीचे गिर जाएगा और मैं केला खा लूंगा। तो वो इनसाइट के माध्यम से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, डिडक्टिव। डिडक्टिव का मतलब क्या होता है, निगमनात्मक। निगमनात्मक दो तरीके की लर्निंग होती है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब होता है आगमनात्मक और डिडक्टिव का मतलब होता है निगमनात्मक। अब निगमनात्मक लर्निंग कैसी होती है कि आपको थ्योरी पहले समझा दी जाए, उसके बाद फिर उसको फैक्ट समझा दिए जाए। मतलब आपको कोई फॉर्मूला बता दिया गया कि अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। उसके बाद फिर आप रेट निकालो, फिर टाइम निकाल लो और फिर आप 100 से डिवाइड कर दो, तो टाइम पीरियड जो होगा वो कर लो, तो आपका इंटरेस्ट निकल आएगा। तो पहले आपको ये फॉर्मूला बता दिया, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने दे दिए। तो ये एक तरीके की प्रक्रिया होती है। फिर आती है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब होता है आपको कुछ कार्य करने के लिए दिया जाए कि आप करो और करने के बाद सीखो। फिर आता है रिफ्लेक्टिवली। रिफ्लेक्टिवली का मतलब हो जाता है
इंट्रोस्पेक्शन मतलब कि दो तरीके से कार्य हो। मैं कुछ बोलूं, जैसे मैंने आपको सडनली किसी कमरे में बंद किया और अचानक से लाइट बंद हो गई, तो आप रिफ्लेक्शन देंगे ना किसी तरीके का, तो वो उससे भी हम सिखाने की कोशिश करते हैं बच्चों को। फिर आता है, नेक्स्ट आता है सीक्वेंस, सीक्वेंसली मतलब क्या होता है, क्रमबद्ध तरीके से। फिर आता है ग्लोबल मतलब सार्वजनिक रूप से हमेशा सबको साथ में लेकर करने पर, जैसे कि प्रोजेक्ट होते हैं या फिर पिकनिक पर ले जाया जाता है बच्चों को, पिकनिक में जाकर सिखाया जाता है। फिर आती है इंडक्टिव जिसको कहते हैं आगमन। आगमन का मतलब पहले आप एज्यूम करो कोई प्रॉब्लम को, उसके सॉल्यूशन को, उसके बाद फिर उसका हल निकालो। ठीक है, माना कि x इज इक्वल टू y या फिर माना कि x इज इक्वल टू 2x, इस तरीके से जब हम सॉल्व करते हैं ना तो वो क्या हो जाता है, इंडक्टिव। ठीक है, आगमनात्मक। ठीक है, तो ये हो गई लर्निंग की स्टाइल, मतलब ऑडियो विजुअली दिखाया जाता है, समझाया जाता है, इनसाइट के माध्यम से भी बच्चा सीखता है, डिडक्टिवली सीखता है, एक्टिवली एक्टिविटी के माध्यम से सीखता है, रिफ्लेक्शन के माध्यम से सीखता है, सीक्वेंस मतलब क्रमबद्ध तरीके से उसको स्टेप बाय स्टेप मतलब हायरार्की के फॉर्म में कुछ सिखाया जाए तब भी सीखता है, ग्लोबल मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ जोड़ के कुछ सिखाया जाए वो भी सीखता है, इंडक्टिव भी सीखता है। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग स्टाइल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है लिसनिंग स्टाइल, मतलब सुनने की प्रोसेस से सीखना, सुनने की प्रक्रिया से सीखना। मैं आपको बताऊं कि मुझे सुन के बहुत चीजें याद होती हैं। मैं जितना देख के याद नहीं कर सकती, जितना मैं पढ़ के याद नहीं कर सकती, उतना मैं सुन के याद करती हूँ। मैं अपने घर में अपनी माँ से बोलती थी कि जब मुझे कुछ याद करना होता था तो मैं ये बोलती थी, मम्मी ऐसा करो आप इसको पढ़ दो, वो पढ़ेंगी, मेरे कान में आवाज जाएगी और मैं सुन के सीख जाऊंगी। ये मेरी प्रोसेस थी सीखने की। इसी वजह से मैं कहती हूँ जब आप फाइनली रिवीजन के फॉर्म में आ जाते हैं ना कि रिवीजन करना, तो आप कुछ मत कीजिए, ये वीडियो लेक्चर्स जो हैं उनको एक बार सुनते जाइए तो आपको चीजें याद हो जाती हैं। ये मेरे तरीके हैं पढ़ने के, हो सकता है आपके अलग हों। तो लिसनिंग का एक बहुत बड़ा असर होता है। ठीक है, किस किस तरीके की लिसनिंग होती है, एक होती है एक्टिव लिसनिंग, जैसे कि मैं एक बहुत ही एक्टिव लिसनर हूँ, मुझे कोई भी चीज सुनाई पड़ती है तो मैं उसको अपने मन में अंदर मेमोराइज भी कर पाती हूँ, अंदर उसको कहना चाहिए एब्जॉर्ब भी कर पाती हूँ। जैसे कि अगर मैं काम भी कर रही हूँ तो मैं अपनी टेलीविजन में कुछ ना कुछ लगा लेती हूँ और वो चीज़ चलती रहती है और मैं सुनती रहती हूँ। मैं ऐसा नहीं कोई मुझसे पूछ ले कि क्या सुना तुमने, तो मैं एज इट इज बता दूंगी कि क्या सुना, क्योंकि मेरे कान सच में एक्टिवली काम करते हैं। तो मैं एक्टिव लिसनिंग होती है जिसमें जो है बच्चा जो है लिसनर जो है या फिर जो लर्नर है वो बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है लिसनिंग में। फिर आता है एम्पैथिक लिसनिंग, मतलब सहानुभूतिपूर्ण। इसका मतलब क्या हो जाता है, सहानुभूति। ठीक है, अब सहानुभूति का मतलब क्या होता है, बच्चा अपनी परेशानी बता रहा है और टीचर ने उसको डांट कर भगा दिया, तो क्या हो जाएगा कि आपने उसकी बात को नहीं सुना। वो अपनी बात बता रहा, हो सकता है उसको प्रॉब्लम है, तो आप उसकी सहानुभूति तरीके से, पूर्ण तरीके से उसकी बात को सुनिए, समझिए और उसके बाद उसको समझाइए। तो एक तरीके की ये लिसनिंग होती है। फिर आती है क्रिटिकल लिसनिंग, मतलब क्रिटिकल लिसनिंग में क्या आ जाता है कि जब हम इस तरीके की कोई चीज सुन रहे हों जो कि क्या हो, जजमेंट पास कर रही हो। ठीक है, जजमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ लिसनिंग वी मेक जजमेंट अबाउट व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, मतलब किसी ने कुछ कहा और हम उसके लिए कुछ जजमेंट दे रहे हैं, तो वो क्रिटिकल लिसनिंग कहलाती है। ठीक है, ये सारे ही जो काम है ना वो एक पढ़ाने की प्रक्रिया में किए जाते हैं। फिर आती है एप्रिसिएटिव लिसनिंग। एप्रिसिएटिव का मतलब अगर किसी ने कोई काम किया है, किसी से कुछ मिला है, कोई कुछ काम करने से किसी को कोई फायदा हुआ है तो उसको एप्रिशिएशन दिया जाता है, एप्रिशिएटिव लिसनिंग कहलाती है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ लिसनिंग वेयर द लिसनर seeks certain information which they will appreciate, for example which help meet his or her need and goal, मतलब किसी चीज से किसी का गोल मिलता है तो उस चीज को अप्रिशिएट करता है किसी ना, तो वो कहलाती है अप्रिशिएटिव लिसनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 3 प्रक्रिया बता दी। अब एक और आती है ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग स्टाइल। ठीक है, तो हम थिंकिंग स्टाइल को समझ लेंगे।
तो ये बात समझ में आ गई। लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है, पहला आ जाता है क्या, एक अच्छा लर्नर होता है जो वो हर तरह से सीखता है, व्यक्तिगत रूप में चाहे उसकी कैसी भी स्थितियां हो वो सीखता है, लर्निंग की कैसी भी व्यवस्थाएं हो वो सीखता है, और लिसनिंग की कैसी भी व्यवस्थाएं हो वो सीखता है। ठीक है, अब चलिए हम थिंकिंग पर और विचार कर लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं द बेसिस ऑफ थिंकिंग स्टाइल। थिंकिंग स्टाइल का मतलब क्या होता है, विचार करने की जो प्रक्रिया है आपकी, उसके हिसाब से हम इस तरह से लर्न करते हैं। ठीक है, अब ये जो विचारिक वाला टर्म है ना, ये छोटे बच्चों में नहीं होगा, ये किस में होगा, एडल्ट लर्नर्स में होगा, जो बड़े हो चुके हैं। ठीक है, तो कितनी प्रक्रिया होती है, एक होती है, फर्स्ट होती है रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। रिफ्लेक्टिव थिंकर्स कौन होते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकर्स कौन होते हैं, देखिए कुछ थिंकर्स ऐसे होते हैं कि कुछ विचार है वो अपने अंदर रखते हैं, लेकिन रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होती है, जैसे हमने एक बॉल ली, बॉल को दीवार पर फेंका, तो बॉल क्या होगी, वापस आएगी, है ना। रिफ्लेक्शन आता है जब, मतलब जब कोई थिंकिंग है, इस तरीके की है, इस तरीके का विचार है, जब कोई भी घटना घट रही है, उस घटना को घटने के बाद में उसके बारे में विचार किया जाए और उसके बारे में जजमेंट पास किया जाए कि ये सही हुआ है या गलत हुआ है, किस तरीके से ये होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ है। मतलब आप पहले विचार करेंगे, उसके बाद फिर अपने रिफ्लेक्शंस को बाद में सबको बताएंगे। तो ये विचारशील थिंकिंग होती है। और मैं आपको बताऊं कि आज की दुनिया में और कुछ हो ना हो, लोगों में ये विचारशील थिंकिंग बड़ी आ गई है। पहले बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं दिया जाता था, लेकिन अब बहुत जल्दी रिफ्लेक्शन दिया जाता है। कुछ भी काम होता है आप तुरंत उसके लिए जजमेंटल हो जाते हैं, जजमेंट पास करने लगते हैं। ठीक है ना। अब देख नेक्स्ट आते हैं क्रिएटिव थिंकिंग, जिसको कहा जाता है रचनात्मक सोच या रचनात्मक सोचने का तरीका। क्रिएटिव इंसान जो होता है वो कैसे होता है, किस तरीके का होता है, अगर कोई भी कार्य हुआ है, XYZ कुछ भी हुआ है, कुछ भी घटना घट चुकी है या फिर कोई भी काम हुआ है, आपके घर में कोई वेस्ट मटेरियल रखा हुआ है, तो वो जो थिंकर होगा ना, वो क्या करेगा, इसके बारे में कुछ नया कैसे सोचा जा सकता है, उसमें कुछ न्यू कैसे निकाला जा सकता है। तो ये हो जाता है रचनात्मक थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग जिसको कहा जाता है, जिसमें कोई भी चीज की क्रिएशन की बात आती है, रचना करने की बात आती है। ठीक है, अगर बॉटल्स रखी हुई हैं, 4 बॉटलें रखी हुई हैं घर में, तो एक व्यक्ति होगा जो क्या करेगा, डस्टबिन में डाल देगा, कूड़े में चली जाएंगी। और एक क्रिएटिव थिंकर होगा ना, वो क्या करेगा, उन वेस्ट मटेरियल की बॉटल से भी कुछ ऐसा शो पीस बना देगा जो आपके घर में रखा जाएगा। हो सकता है फ्लावर पॉट बना दे और उसमें जाकर फ्लावर्स लगा दे और वो बहुत सुंदर लगे देखने में। ठीक है ना, तो वो होता है। इसके बाद में प्रैक्टिकल थिंकर्स होते हैं जो व्यवहारिक सोच रखते हैं। इनको हर चीज में ये देखा जाता है क्या नफा है और क्या नुकसान है, उसके बाद ही वो चीजें करते हैं। व्यवहारिक लोग एक तरह से अच्छे होते हैं, ऐसे अच्छे होते हैं कि वो हमेशा फायदे की बातें सोचते हैं, लेकिन कई बारी थोड़े से इसलिए रूड हो जाते हैं क्योंकि वो उनमें इमोशंस कम हो जाते हैं, है ना। तो वो प्रैक्टिकल थिंकिंग कहलाती है। इसके बाद में कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स हो जाते हैं जो कि वैचारिक होते हैं, जो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, विचार करते रहते हैं। कोई भी घटना घटेगी ना जिसमें ओवर थिंकर्स जो होते हैं वो करते हैं, मतलब बहुत सारी चीजों को बार बार सोचते रहना और सोचने के बाद उसके बारे के तह तक पहुंच जाना और उसके बाद उससे निचोड़ निकाल कर कुछ नई चीज निकाल कर सामने लेकर आना। ठीक है, तो ये हो जाती हैं, मैंने आपको लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के लर्नर्स होते हैं और अलग अलग प्रकार की उनकी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बताते हैं हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। मॉडर्न कॉन्सेप्ट का मतलब होता है शिक्षा में नवाचार। कौन कौन सी ऐसी नई नई मेथड्स हैं या फिर नए नए तरीके हैं जिनसे शिक्षण अब किया जाने लगा है। अगर हम अपने ही शिक्षण को आप थोड़ा सा अपने आप को पीछे जाकर देखें तो आपके क्लासरूम में किस तरीके की शिक्षण हुआ करती थी और आज जो बच्चे हैं उसकी कैसे शिक्षा हो रही है। जब मैं पहली बार स्कूल गई थी तो मैं डायरेक्ट KG1 में स्कूल गई थी और अब बच्चों को प्री नर्सरी, पहले प्ले स्कूल पढ़ाया जा रहा है, फिर प्री नर्सरी, फिर उसके बाद जाकर वो कहीं पे
अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। तो बच्चा पहले 4 साल में स्कूल जाता था, अब 2 ही साल में स्कूल उसको भेज देते हैं प्ले स्कूल में। पहले हम ये पढ़ते थे कि परीक्षा होती थी लास्ट में और उसके बाद फिर रिजल्ट आ जाता, 2 महीने की छुट्टियां होती थी और उसके बाद फिर अगली क्लास चले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे स्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है, विचार बदलते हैं, वैसे वैसे ही आपके तरीके भी बदल जाते हैं। तो अब शिक्षा में बहुत सारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स भी आ गए हैं, पहले नहीं हुआ करते थे। जिसमें से अगर हम शिक्षा में नवाचार की बात करें कि कौन कौन सी नई नई तरीके हो रहे हैं, तो पहला बात आ जाता है कि क्वेश्चनिंग। पहले क्वेश्चनिंग नहीं की जाती थी उतनी जितनी अब की जाने लगी है। प्रश्न करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रश्न करना, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि बच्चे के अंदर जितने भी कंफ्यूजन है वो दूर होते हैं, क्योंकि बच्चा क्वेश्चन करके पूछता है। तो प्रश्न करना एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो अब आ गई है और इस तरह के क्वेश्चन आंसर सेशंस कराए जाते हैं जिसमें बच्चा पूछता है। दूसरा आ गया है डिस्कशन करना, मतलब चर्चा करना। डिस्कशन मेथड होती है जिसमें कि बहुत सारा एक ऐसे विषय को लिया जाता है जिसमें सभी बच्चों को बताया जाता है, वो अवेयर रहें इससे, है ना। उसके बाद फिर उनको डिस्कशन करने के लिए बैठाया जाता है। तो 2-3 चीजें इससे अच्छी होती हैं, विषय का ज्ञान अच्छा होता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, लैंग्वेज प्रॉपर हो जाती है। इस तरीके से विषय का ज्ञान उसमें हो जाता है। चर्चा करना, इन्वेस्टिगेशन, खोज करना, कुछ ऐसे कार्य उन्हें दिए जाएं जिसमें उन्हें इन्वेस्टिगेट करना हो तो वो करते हैं। तो ये भी एक प्रक्रिया हो गई है। फिर आ जाता है एक्सप्रेशन, अभिव्यक्त करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना। किस तरीके से अपने आप को आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। पहले बच्चा जो कुछ एक स्कूल में या फिर क्लास में बच्चे होते थे जो थोड़े एक्सट्रोवर्ट टाइप के होते थे, वो क्लासरूम में हमेशा आगे बैठते थे, हर क्वेश्चन के लिए हाथ उठाते थे। जो बैक बेंचर्स होते थे वो पीछे बैठे बैठे हंसते मुस्कुराते रहते थे और उन पर टीचर्स का भी ध्यान नहीं जाता था कि हो गया, ये पढ़े या ना पढ़े, क्या मतलब, इनको फेल नहीं होना है। लेकिन अब क्या है कि अभिव्यक्ति का जो कार्य है वो हर एक स्टूडेंट को करना पड़ता है। इंडिविजुअल एक्टिविटीज होती हैं, ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं जिसमें बच्चा अभिव्यक्त करने की कार्य को सीखता है ना। तो जिससे उसका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। अब हम पढ़ लेते हैं टीचिंग मेथड्स के बारे में। आज मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, इसके बाद में कल हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो टीचिंग मेथड्स बेसिकली 3 टाइप की होती हैं। मेजर यदि देखा जाए तो 3 प्रकार की टीचिंग मेथड्स होती हैं। पहली होती है लार्ज ग्रुप मेथड, जिसमें कि बहुत बड़े ग्रुप में एड्रेस किया जाता है, बहुत बड़े ग्रुप को एक साथ पढ़ाया जाता है। जैसे आपने हॉल में शिक्षण देखी होगा, माइक से पढ़ाते हैं, 100-150 बच्चे बैठे होते हैं, तो समूह शिक्षण इसे कहा जाता है। ठीक है। दूसरा होता है स्मॉल ग्रुप मेथड, जिसमें छोटे ग्रुप को पढ़ाया जाता है। 10-12 बच्चों की क्लास हो, 8-10 बच्चों की क्लास हो, 20-30 बच्चों की क्लास हो, ठीक है, तो वो स्मॉल ग्रुप मेथड हो जाती है। फिर आता है इंडिविजुअलाइज्ड मेथड, मतलब जिसमें व्यक्तिगत रूप से बच्चे को टीच किया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो वो इंडिविजुअल मेथड कहलाती है। ठीक है ना। तो ये मेथड्स हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी मेथड्स आती हैं, शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, वो हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो जाते जाते लाइक जरूर कर देना, और अपने ही तरह के जो भी स्टूडेंट्स हों, अगर बीएड के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी जरूरी है, एमएड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जरूरी है, उन तक भी शेयर कर देना। और भी जो भी स्टूडेंट्स आपकी नजर में आते हैं कि हाँ वो भी क्लासेस ढूंढ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे कोचिंग हो, अच्छे से पढ़ाई हो, तो हमारे इस चैनल को उन तक शेयर कर देना। बस इतनी ही आप हमारी कहना चाहिए क्या गुरु दक्षिणा दे सकते हैं जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसके लिए। तो इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करती हूँ। तब तक के लिए कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए, स्टडी करना स्टार्ट कर लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर लीजिए। नोट्स बिना काम नहीं चलता है, अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स की बात ही अलग होती है। तो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो नोट्स जरूर बनाएं, यहाँ से जो पढ़ रहे हैं उससे नोट्स बनाएं, जो कहीं और से पढ़ रहे हैं उससे नोट्स बनाएं, जो बुक्स हैं उससे नोट्स बनाएं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट था जो मुझे देना था। अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं ना, तो सभी लोग चाहते हैं 10 पैसे बच जाए हमारे, तो अच्छी बात होती है। तो अभी समय पे बिग फ्रीडम सेल आई हुई है अमेजोन पे, मैंने अभी देखा था, इसलिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था। और अगर आप खरीदना चाहते हैं बुक्स, तो अभी 4 तारीख से 9 तारीख के बीच में ही आप बुक्स परचेस कर लीजिए। थोड़े बहुत डिस्काउंट उसमें मिल जाएंगे आपको। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अपने
पेपर 1 की जो बुक है उसके लिए भी, और एजुकेशन के लिए जो बुक है उसके लिए भी। और अगर आपका सब्जेक्ट कोई और है, जैसे सपोज करते हैं आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ये वो है, जो भी, आप मुझे एक बार थोड़ा सा मैसेज कर दीजिए और मैं इसमें सर्च कर लूँगी कि आपकी सब्जेक्ट की सबसे अच्छी बुक कौन सी होगी। उसकी लिंक मैं शेयर कर दूँगी ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पे, तो आप जाके वहाँ से अपनी बुक को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा जो भी बुक्स खरीदना चाहते हैं उनके लिए। तो ठीक है, यही एक बात थी जो इम्पोर्टेंट थी, जो आपसे कहना था। तो चलिए करते हैं इस क्लास को फिनिश। नंबर यहाँ पे फ्लैश होता ही है, बार बार दिखाती रहती हूँ मैं। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिए। पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार चैनल विजिट कर लेना और देख लेना कि हाँ आपको समझ में आती हैं चीज़ें, अच्छी लगती हैं। जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है उनमें देख लेना, ठीक लग रहा है, वो फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है हमारी और आपकी, तो हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर आप बन सकते हैं। और उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, और अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। 89 रुपीज़ देना है मुझे, तो थोड़ी बहुत मेरी भी आर्थिक मदद हो जाएगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज मनीषा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।